हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंदर ही एंथैल्पी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, उससे आगे का ही ये एंथैल्पी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंथैल्पी क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। तो स्थिर दाब पर अगर दाब को स्थिर लेंगे तो किसी भी तंत्र, सिस्टम या फिर निकाय की जो कुल ऊष्मा है, उस सिस्टम के अंदर जो भी ऊष्मा पाई जाएगी उस अंतर्निहित ऊष्मा को ही एंथैल्पी कहते हैं और इसको हमेशा स्थिर दाब पे मापा जाता है। तो यहाँ पे P का मान या प्रेशर का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर स्थिर रहता है। अगर परिभाषा देखेंगे तो स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी या ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊष्मा या आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। एंथैल्पी को कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं और किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी उसकी अंतर्निहित ऊष्मा रहती है उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। इसको H से प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा में इसके समीकरण को लेकर के परिभाषित किया गया है। तो जो एंथैल्पी H बराबर होता है U प्लस PV। तो यहाँ पे H एंथैल्पी को प्रदर्शित करेगा, U आंतरिक ऊर्जा और P उसका दाब या प्रेशर और V उसके आयतन या वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है। तो इसी के अनुसार परिभाषा बनाया गया है कि किसी भी स्थिर दाब पे माने कि P स्थिर रहेगा तो किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यह है एंथैल्पी की परिभाषा। अगर हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन देखेंगे तो यह एक अवस्था फलन है, माने कि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करती है। तो जब भी हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन देखेंगे तो H के सामने में डेल लगाएंगे तो यह हो जाएगा डेल H बराबर H अंतिम ऋण H प्रारंभिक। तो अंतिम में हम लोग प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं या फिर 2 भी लिख सकते हैं और इसमें 1 भी लिख सकते हैं। अगर इसको A B से लिखेंगे तो प्रारंभिक की जगह हमें A आ जाएगा और अंतिम की जगह हमें B आएगा। और अगर इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो प्रारंभिक की जगह हमें रिएक्टेंट आएगा और अंतिम की जगह हमें प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाए एंथैल्पी परिवर्तन, जिसमें अंतिम एंथैल्पी में से प्रारंभिक एंथैल्पी को घटाया जाता है। अगर हम लोग किसी भी तंत्र के लिए देखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी एंथैल्पी का मान अगर H1 है और उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 है और उसके आयतन का मान V1 है और यहाँ पे जो दाब है वो रहेगा P। और ये जब शुरू अवस्था में है ना, प्रारंभिक अवस्था में, और अंतिम अवस्था में जब देखेंगे उसी निकाय के लिए तो उसकी एंथैल्पी का मान H2 है और उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 और उसका आयतन V2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दाब जो है P ही रहेगा क्योंकि दाब स्थिर रहता है। तो पहली अवस्था के लिए अगर एंथैल्पी का समीकरण इसके अनुसार लिखेंगे तो यह हो जाएगा H1 बराबर U1 प्लस PV1, माने कि इसी समीकरण में 1 1 लग जाएगा सब में और P यहाँ पे स्थिर रहता है इसलिए P में 1 2 नहीं लगाते। यहाँ पे जब अंतिम अवस्था के लिए देखेंगे तो H2 बराबर U2 प्लस PV2 हो जाएगा। तो अब जब हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन निकालेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो डेल H बराबर हो जाएगा H2 माइनस यहाँ पे H1। अब H2 की जगह हमें इस पूरे मान को रखेंगे और H1 की जगह हमें इस वाले मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा U2 प्लस PV2 H2 की जगह हमें, और ये ऋण का चिन्ह है यहाँ पे, और H1 की जगह हमें U1 प्लस PV1। अब इसमें से ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऋण चिन्ह है, यहाँ ऋण है तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ऋण आ जाएगा। तो इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा U2 माइनस U1 प्लस PV2 और
और ये अंदर गुणा हो जाएगा -PV1। तो यहाँ पे U2 माइनस U1 को हम लोग डेल U भी लिख सकते हैं जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, प्लस यहाँ पे PV2 माइनस PV1 है। तो यहाँ पे P को कॉमन निकाल लेंगे तो P कॉमन आ गया, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। उसके बाद डेल H बराबर डेल U प्लस ये P और ये डेल V। तो डेल H बराबर हो जाएगा डेल U प्लस P डेल V। तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए समीकरण है। इसके आधार पे बहुत सारा प्रश्न भी पूछा जाता है। डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V। उसके बाद अगर स्थिर दाब पर देखेंगे, अब देखते हैं डेल H का महत्व या फिर एंथैल्पी परिवर्तन का महत्व। तो अगर उसको स्थिर दाब पर देखते हैं तो दाब तो हमेशा स्थिर रहता है एंथैल्पी के लिए, क्योंकि हर जगह P लिए हैं, P1 P2 नहीं लेते हैं। तो स्थिर दाब पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माने कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो होता है डेल U बराबर होता है Q माइनस P डेल V। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार है। तो एंथैल्पी में क्या होता है, दाब स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो Q रहता है, ये Q ऊष्मा की मात्रा रहती है जो कि तंत्र को दिया जाता है, या फिर उसमें एक रूप से दूसरे रूप में ऊष्मागतिकी में जो ऊर्जा परिवर्तन होती है ऊष्मा रहता है। तो यहाँ पे दाब स्थिर है तो इस Q को QP लिखेंगे, माइनस P डेल V यहाँ से लिखते हैं। उसके बाद इसी को पक्षांतर कर देंगे तो QP इधर आ जाएगा और ये माइनस P डेल V है, इस साइड आकर के डेल U प्लस P डेल V हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डेल U को हम लोग विस्तार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 प्लस P और यहाँ पर डेल V है तो V2 माइनस P डेल V की जगह में PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। अब इसी को फिर से व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा U2 इसका प्लस PV2 और ये माइनस U1 और ये माइनस प्लस PV1 हो जाएगा। तो यहाँ पे U2 प्लस PV2 और U1 प्लस PV1, तो ये U2 वाला PV2 है तो ये H2 के बराबर होगा और U1 प्लस PV1 H1 के बराबर होगा। तो QP बराबर इसी समीकरण से हो जाएगा H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 को हम लोग डेल H भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा QP बराबर डेल H। तो ये हो गया। यहाँ से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर दाब पर ऊष्मा की मात्रा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। यहाँ पे इसको स्थिर दाब पे जो ऊष्मा की मात्रा रहती है वह एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। अब पहले हम लोग देख चुके हैं प्रथम नियम में ऊष्मागतिकी के डेल U बराबर होता है QV और यहाँ पे देखे हैं कि डेल H बराबर होता है QP। तो ये स्थिर आदान पे ऊष्मा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा और स्थिर दाब पे ऊष्मा की मात्रा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गया एंथैल्पी परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन का महत्व। उसके बाद देखते हैं डेल H और डेल U में क्या क्या संबंध पाया जाता है। तो जो डेल H एंथैल्पी परिवर्तन है और डेल U जो रहता है वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेल H और डेल U में क्या क्या संबंध देखने को मिलेगा। तो आदर्श गैस जो समीकरण रहता है उसके अनुसार होता है PV बराबर nRT। यहाँ पे P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R यहाँ पे क्या है, गैस स्थिरांक है और T यहाँ पे परम ताप या फिर टेम्परेचर रहता है। तो इसको हम लोग दो अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के लिए लिखेंगे।
तो PV1 बराबर N1R2 हो जाएगा और PV2 बराबर N2R2 हो जाएगा। माने कि V और N में 1 1 लग जाएगा और P, R और T यहाँ पे स्थिर रहेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा PV1 बराबर N1RT और PV2 बराबर N2RT। तो इसमें जब इसका अंतर निकालेंगे P और V में तो यही हो जाएगा PV2 माइनस PV1। तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि V2 माइनस V1 को डेल भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1। तो इसके जगह में आ जाएगा P डेल V बराबर इधर क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 और RT। N2 माइनस N1 और RT हो जाएगा इस साइड का। तो N2 माइनस N1 को हम लोग यहाँ पर डेल N लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है डेल N और ये RT इसमें कॉमन रहेगा। तो P डेल V बराबर हो गया डेल N RT यहाँ पे। अब यहाँ पे PV बराबर क्या होता है, PV बराबर होता है RT के। तो यहाँ पे P डेल V है उसकी जगह में हम लोग RT लिख सकते हैं। PV बराबर RT होता है तो P डेल V की जगह में हम लोग RT भी लिख सकते हैं। अब एंथैल्पी का जो समीकरण रहता है डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V, इसी समीकरण को फिर से यहाँ पे लिए हैं। ये एंथैल्पी परिवर्तन का समीकरण है। उसके बाद इसमें जो P डेल V का मान आया है इसका मान यहाँ से इस मान को यहाँ पे पुट किए हैं। तो डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V बराबर क्या हो जाएगा डेल N RT। इसको रखे। उसके बाद आता है कि जब हम लोग गैस के लिए देखेंगे, गैसीय अवस्था के लिए, तो डेल N के बाद यहाँ पे गैस भी लिखते हैं क्योंकि यहाँ N मोलों की संख्या है जो हमेशा गैस के लिए ही लिया जाता है। तो डेल H बराबर डेल U प्लस डेल NG RT, ये हो गया समीकरण। अब यहाँ पे डेल H बराबर QP होता है और डेल U बराबर QV होता है। तो इस दोनों मान को इस समीकरण में रखेंगे तो डेल H के जगह में ये आ जाएगा QP बराबर तो बराबर और डेल U के जगह में QV प्लस डेल NG और यहाँ पे RT। तो ये हो गया किसमें और किसमें संबंध, डेल U और डेल H में संबंध या फिर QP और QV में संबंध। ये हो गया उसका समीकरण। अगर हम लोग यहाँ पे तीन अवस्था देखते हैं, तीन स्थिति देखते हैं कि जब डेल NG का मान 0 होगा, इसी समीकरण में या फिर इस समीकरण के लिए इस वाले समीकरण को लिखते हैं यहाँ पे डेल H बराबर डेल U प्लस डेल NG RT। इस समीकरण में जो डेल NG है वह मोलों की संख्या में अंतर को दर्शाता है। तो पहली स्थिति देखेंगे जब डेल NG का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह 0 होगा, उसके लिए एक अभिक्रिया देखते हैं। उदाहरण में H2 गैसीय अवस्था में प्लस I2, ये भी रहता है गैसीय अवस्था में, ये बनाएगा 2HI, ये भी बनेगा गैसीय अवस्था में। ये हो गया समीकरण। तो इसमें डेल NG निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। H2 और I2 लिए हैं और 2HI बना है तो इसके दो अणु बना है और यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो डेल NG जब निकालेंगे तो इधर वाला यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको पहले लिखेंगे, इसको NP माइनस NR लिखते हैं।
डेल एन जी बराबर एन पी माइनस एन आर। तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या ऋण रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोलों की संख्या 2 है, माइनस करेंगे, अब इधर आएंगे रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है माने कि 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है माने कि 1 है। तो इन दोनों को 1 धन 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 माइनस 2, तो ये दोनों कट करके 0। तो यहाँ पर डेल एन जी का मान 0 आया। तो यहाँ डेल एन जी बराबर पहला 0 होगा। तो इस समीकरण में डेल एन जी बराबर यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, और ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल एच बराबर डेल यू ही बचेगा। तो पहली स्थिति अगर डेल एन जी बराबर 0 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एच बराबर डेल यू। इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखना है। अब दूसरी स्थिति देखेंगे जब डेल एन जी इज ग्रेटर देन 0। डेल एन जी का मान इसमें बड़ा होगा 0 से। तो उसके लिए एक समीकरण देखते हैं 2NH3। ये क्या करेगा, H2 प्लस N2। यह भी गैस रूप में रहता है और अमोनिया भी गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। तो 2NH3 तो N2 प्लस 3H2 में टूटता है। यह अमोनिया है जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे जब डेल एन जी देखेंगे तो ये भी हो जाएगा NP माइनस NR। तो NP के मोलों की संख्या 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है माने कि 1 है, तो 4, 3 और 1 4 हो जाएगा। ऋण NR माने कि रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 4 में 2 गया तो 2। तो 2 का जो मान है 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे डेल एन जी बराबर 2 है। तो डेल एन जी 0 से बड़ा आ रहा है माने कि 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जब डेल एन जी के जगह में 2 रखेंगे तो डेल एच का मान क्या हो जाएगा, डेल यू के मान से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख देंगे तो इसका मान पूरे के मान के योग के बराबर होगा और डेल यू का मान ही होगा। तो यहाँ पे 2 जब आ जाएगा तो डेल एच का मान बड़ा हो जाएगा डेल यू के मान से। तो ये हो जाएगा डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब डेल एन जी का मान कम हो जाएगा, डेल एन जी इज लेस देन 0। यहाँ पे लेस देन 0 माने कि डेल एन जी का मान कम हो जाएगा 0 से। तो इसके लिए जो समीकरण दिया है उसको आप लोग देख लेंगे, दोनों को देखे वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एच इज लेस देन डेल यू। यहाँ पे डेल एन जी को रखेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक में मान मिलेगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला मान चलो देख ही लेते हैं। 2NO जो रहता है ये N2O2 बनाएगा।2NO2 रहता है और N2O4 बनाता है। तो इसके लिए जब डेल एन जी देखेंगे तो इधर की मोलों की संख्या माइनस इधर की मोल की संख्या। तो इधर कुछ नहीं है यहाँ पे माने कि 1 है, तो 1 माइनस इधर 2 है। तो ये हो जाएगा ऋण 1। तो माइनस में मान आ रहा है माने कि 0 से छोटा है। तो इधर जब ऋणात्मक मान रखेंगे तो डेल एच का मान यू के मान से घटेगा तब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण 1 आएगा। तो डेल एच का मान डेल यू के मान से कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डेल एच इज लेस देन डेल यू होगा। ये हो गया
इसमें 3 स्थितियां। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर दी गई है, तो उसी को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहला देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें ऊष्मा जब उत्पन्न होगी तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन या फिर डेल एच का जो मान होता है, डेल एच का मान यह हमेशा ऋणात्मक मिलेगा, जिसको नेगेटिव पढ़ते हैं माइनस भी, माने कि नेगेटिव पढ़ा जाता है। तो इसके लिए डेल एच का मान हमेशा ऋणात्मक मिलता है। किसके लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है, तो निकाय के अंदर जो भी ऊष्मा रहेगा उससे उत्सर्जन हो जाएगा, तो निकाय में ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी, तो निकाय के लिए मान ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा की कमी होती है। अगर इसके लिए देखेंगे तो N2 और 3H2 जब अमोनिया बनाते हैं तो उसके लिए डेल एच का जो मान है उसका होता है -92.3 किलो जूल। ये रहता है डेल एच का मान। किसके लिए? अमोनिया के निर्माण के लिए, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मिल करके अमोनिया बनाएंगे। तो उसी प्रकार जब एथेन बनता है, किससे? C2H4 प्लस H2 जब मिलके C2H6 से बनाते हैं एथेन, तो इसके लिए जो डेल एच का मान रहता है ये हो जाएगा -32.58 किलो जूल। तो यहाँ पर ऋणात्मक मान दिख रहा है जो कि ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। यह होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके लिए जो डेल यू का मान रहता है या फिर अंतर्निहित ऊष्मा या फिर आंतरिक ऊर्जा जिसको बोला जाता है, इसका मान भी ऋणात्मक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिर आयतन और स्थिर ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है, तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह ऋणात्मक मिलता है यहाँ पर भी। अब दूसरा देखेंगे ऊष्माशोषी क्रियाएं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा या फिर ऊर्जा अवशोषित होती है, माने बाहर से अंदर अवशोषित होगी। तो वातावरण से या बाहर से जो ऊष्मा है वह तंत्र या निकाय की ओर स्थानांतरित होगी और बाहर से अंदर की ओर आएगी, अवशोषित होगी। इसमें जो अभिक्रिया की उत्पादों की जो कुल एंथैल्पी का मान है वह प्रोडक्ट के मान से अधिक होगा। जो ऊष्माक्षेपी था, ऊष्मा जो क्षेपी था उसके लिए HP इज लेस देन HR था, माने कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान कम होता था और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का मान ज़्यादा रहता था। इसलिए रिएक्टेंट का मान ज़्यादा रहता था तो ऊष्मा बाहर निकल जाती थी, लेकिन जो ऊष्माशोषी होगा, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होगा, ऊष्माशोषी जो होगा उसके लिए HP इज लेस देन HR होगा, माने कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का मान यहाँ पे कम होता है। और डेल एच का मान यहाँ पे देखेंगे, डेल एच का मान ऊष्माशोषी के लिए तो ये पॉजिटिव में आएगा या फिर धनात्मक में आएगा, और आंतरिक ऊर्जा का मान या फिर डेल यू का मान देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव या फिर धनात्मक आता है। इसमें जब कार्बन डाइसल्फाइड जब बनता है C+2H
CS के रूप में प्लस 2ACA भी ये दोनों सॉलिड रूप में रहेंगे, सल्फर और कार्बन, और ये बनाते हैं CH2, तो ये गैस रूप में बनता है। तो ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और इसमें ऊष्मा बाहर से अंदर आएगी, तो अंदर की जो ऊष्मा है उसका मान बढ़ता है, इसलिए इसका मान धनात्मक रहेगा। और इसके लिए डेल H का मान इस अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो 83.16 किलो जूल मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, चाहे तो प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो समझना है कि यहाँ पे पहले से प्लस है करके। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को अगर बनाते हैं इसके लिए तो दो अक्षर के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो पहला रहता है अभिक्रिया की प्रगति या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है एंथैल्पी। इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे लेते हैं एंथैल्पी को और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे लेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की प्रगति को, जिसको स्मॉल आर से दर्शा रही हूँ। इसके लिए जब देखते हैं तो पहला जो ऊष्माक्षेपी के लिए देखेंगे, ऊष्माक्षेपी के लिए देखेंगे तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान कम होता है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ये हो जाएगा रिएक्टेंट या क्रियाकारक के लिए और ये हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी तो HP माने कि HP H और ये P, HP का मान कम है, कम होगा और HR का मान यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इसका मान ज्यादा है तो यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद जो है उस सिस्टम की ऊष्मा का मान कम हो जाएगा। यहाँ से घट करके यहाँ आ गया तो कम हो रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी होगी। और ऊष्मा जो शोषी होती है, ऊष्मा शोषी जो होगी उसमें क्या होगा, ये जो रहेगा रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का रहेगा। तो इसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी माने HP का मान ज्यादा होगा, HP ज्यादा है, और HR माने कि HR का मान कम होगा। तो यहाँ से HR का मान ज्यादा है तो यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होकर के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। या ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बनाते हैं तो यहाँ रिएक्टेंट जो रहेगा वो ऊष्मा अवशोषित करके प्रोडक्ट बनाएगा और ये वाला जो रिएक्टेंट है ऊष्मा उत्सर्जित करके प्रोडक्ट बनाता है। तो यह हो गया ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऊष्माधारिता के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।